हाँ तो भाई क्लास 10th वालों, तो आज हम प्रश्नावली 3.3 के सभी उदाहरणों को सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रश्नावली में केवल 3 उदाहरण हैं, उदाहरण संख्या 8, 9 व 10। इन सभी उदाहरणों को हम लेक्चर नंबर 10 में आज हम सॉल्व करने वाले हैं। इसमें कुछ विशेष रूप से बेसिक पार्ट नहीं है, मैं आपको 2 मिनट में बेसिक पार्ट बता करके फिर उसके बाद सीधा क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे उदाहरणों पर, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा प्रश्नावली 3.1 में ग्राफी विधि, ठीक है, हमने प्रश्नावली 3.1 में ग्राफी विधि से सवालों को हल करना सीखा था। और 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि से, जो हमारा 3.3 आज हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम एक और नई विधि से सवालों को हल करेंगे जिसका नाम है विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि का मतलब क्या होता है, यहाँ पर विलोपन विधि का मतलब ये लिखा गया है कि आइए हम एक विधि पर और विचार करते हैं। और यहाँ पर ये क्या लिखा गया, चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है, जिसे एक चर को विलुप्त करने की विधि कहा जाता है। यहाँ पर विलोपन विधि का मतलब क्या है, विलोपन विधि का मतलब ये है कि एक चर को विलुप्त करना। भैया एक चर को विलुप्त करने का मतलब क्या है, एक चर को विलुप्त करने का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ जैसे 2x + 3y = 5, ऐसे कुछ करके हमारे पास क्या होता था, समीकरण, ठीक है। ऐसे करके हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण होता था, उसमें से ये क्या कर रहा है, एक चर विलुप्त करना। तो भैया इस वाले पार्ट को हम क्या कर देंगे, विलुप्त कर देंगे। जैसे आपने ये लिखा है, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि चर को विलुप्त करना है, लेकिन ये तो अचर है 5। चर का मतलब भैया ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसमें से किसी एक को हमें क्या करना है, विलुप्त। विलुप्त का मतलब क्या है, एक टर्म को हमें यहाँ से ऐसे करके गायब कर देना है। या तो भैया क्या मैं इस वाले को गायब कर सकता हूँ, बिल्कुल, या तो आप इसको गायब कर दो या तो आप इसको, ठीक है। अगर आप दोनों को गायब कर देंगे, अगर आप दोनों को गायब कर देंगे तो भाई आपके पास कुछ समीकरण ही नहीं बचेगा। तो इस नाते यहाँ पर सपोज मान लो कि मैंने इस वाले पद को गायब कर दिया, तो क्या मैं यहाँ पर +3 को उधर भेजूंगा तो y का मान मिल जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें जैसे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, सपोज मान लो ये, ठीक हो, दो समीकरण है, इसको हम क्या करेंगे, जोड़ करके या फिर घटा करके एक समीकरण बनाएंगे। यानी जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद वो हमारे पास एक समीकरण बन करके आएगा, नया समीकरण। और उसमें से हम एक पद को क्या कर देंगे, ऐसे हटा देंगे, जिससे कि हमारा y का मान। अब मैं उदाहरण से आपको अच्छे से समझा देता हूं कि आखिर मैं कहना क्या चाहता हूं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, विलोपन का मतलब ये है कि इसमें हमें एक पद विलुप्त करना है, चाहे x का पद चाहे y का पद, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमारे पास ये समीकरण है भैया, अभी आपने कहा ये उदाहरण संख्या 8, 9, 10 करवाएंगे, तो ये दोनों सवाल कहाँ से आ गए। तो उदाहरण संख्या 8 अगर आप डायरेक्ट करने जाएंगे कर तो लेंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं करवा भी दूंगा, लेकिन आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। उसको समझाने के लिए मैं सबसे पहले इसमें से एक सवाल मैं खुद करवाऊंगा, खुद ब खुद। उसके बाद पहला सवाल मैं खुद ब खुद करवाऊंगा, बाकी दूसरा सवाल आपके लिए होमवर्क है, आप स्वयं से कर लीजिएगा। और इन दोनों सवाल को मैं एक्सरसाइज वाले पॉइंट में 3.3 के एक्सरसाइज वाले पार्ट में मैं इन दोनों को करवा दूंगा वापिस से, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल पर आते हैं। पहला सवाल सबसे पहले हम लिख लेते हैं सवाल क्या कह रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल। तो हमारे सामने पहला सवाल है x + y = 5, x + y = 5, ठीक। और दूसरा क्या है, 2x - 3y = 4। हमारे पास क्या है, 2x - 3y = 4। तो ये भैया हम क्या करते थे, विस्थापन वाले विधि में, प्रतिस्थापन वाले विधि में पहले को समीकरण 1 और 2, यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसमें हमें क्या करना है, एक पद को विलुप्त करना है। उसके लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, जो ये दूसरा समीकरण है, ठीक, ये जो दूसरा समीकरण हमारे पास दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये दूसरा समीकरण में या तो हमें x का जो, देखो यहाँ पर आपको जो चर पद का गुणांक आपको दिखाई दे रहा है, यानी कहने का मतलब x का गुणांक कितना है। आप बोलोगे भैया x का गुणांक तो 2 है इधर, ठीक। और y का गुणांक कितना है, या y का गुणांक -3 है। हाँ बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर आप बताओ x का गुणांक कितना है, x का गुणांक भैया जहां पर कुछ ना लिखा हो यानी 1, x का गुणांक 1 है। अब यहाँ पर कितना है भैया, यहाँ पर भी +1 है x का गुणांक। अब हमें क्या करना है, ये जो समीकरण 2 है, समीकरण 2 में x का गुणांक अगर 2 है, तो हमें समीकरण 1 में भी x का गुणांक 2 बनाना पड़ेगा, ठीक, 2। यहाँ पर भैया क्या मैं भैया इसमें भी ऐसे कर सकता हूं, अगर y के गुणांक -3 है तो क्या मैं इसको -3 बना सकता हूं, हाँ, ठीक है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर समीकरण 2 में
जो दो चर पद हैं इनमें से किसी एक चर पद का गुणांक जो होगा वही समीकरण एक में भी होना चाहिए। या फिर समीकरण एक में सपोज मान लो एक है तो इसको भी आपको एक बनाना है, यानी कि एक चर का जो गुणांक है, ठीक, यानी जो गुणांक है उसको हमें क्या करना है, बराबर करना है। ठीक है, तो भैया चलो मान लिया मैंने आपकी बात कि एक मान लेते हैं एक्स को बराबर करना है, ठीक, एक्स को। तो यहां पर क्या है, दो है, यहां पर क्या है, एक है। अब भैया इसको हमें दो बनाने के लिए यहां पर क्या करना पड़ेगा, दो से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर भैया यहां पर मैं दो से गुणा करूंगा तो इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा और इसमें भी दो से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, आइए यहां पर समझाते हैं। और क्या भैया दो से गुणा करना जो है क्या कहते हैं, क्या हम इसमें दो से गुणा कर भी सकते हैं या फिर नहीं? तो आइए हम समझाते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आपके पास तीन है प्लस दो बराबर क्या होता है, पांच होता है, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, तीन प्लस दो बराबर पांच। अगर मैं इसमें दो से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक, इस यानी बराबर के उधर दोनों पक्षों में अगर मैं दो से गुणा करता हूं तो क्या हो जाएगा भैया, तीन प्लस दो है, इसमें दो से गुणा आपने कर दिया, बराबर दो गुणे पांच। ये समझ में आया, हमने इधर दो से मल्टीप्लाई किया, इस वाले पक्ष में भी दो से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दो तिहाई छह प्लस दो दूना चार बराबर दो पचे दस। क्या छह प्लस चार बराबर दस होता है? हाँ भैया बिल्कुल। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं दोनों पक्षों में दो से गुणा कर सकता हूं, उस समीकरण में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहां पर भी तीन प्लस दो बराबर पांच था, यहां पर भी छह प्लस चार बराबर दस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती जब छह प्लस चार बराबर यहां पर 11 हो जाता, या फिर 12 हो जाता, या फिर 13 हो जाता, ठीक, तो तब प्रॉब्लम होती। यानी कहने का मतलब ये है कि हम गुणा कर सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई, थोड़ा सा समय लगेगा, एक बार अगर आप समझ जाते हैं इस विधि को, सबसे आसान विधि यही है, ठीक है। तो आइए फिर से समझाते हैं हम आपको सवाल पर। यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पर टू है तो अगर मैं यहाँ पर दो बनाना चाहता हूं तो क्या मैं समीकरण एक में दोनों पक्षों में दो से मैं गुणा कर दूं क्या? हाँ भैया बिल्कुल कर सकते हो। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण एक में समीकरण एक में दोनों तरफ, या फिर अगर हमने समीकरण एक लिख दिया ना तो वो समझ लीजिए कि दोनों तरफ गुणा हो ही रहा है। फिर भी एक बार मैं लिख देता हूं, दोनों तरफ दो से गुणा करने पर, ठीक, इसको मैं यहां नीचे लिख देता हूं, दो से गुणा करने पर। तो आइए अब हम गुणा करते हैं। यानी ये जो समीकरण एक है इसमें हमें दो से गुणा करना है। दो से गुणा करने का मतलब भैया वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले एक्स प्लस वाई, इसमें हमें क्या करना है, दो से गुणा करना है। तो इधर मैं दो लिख सकता हूँ क्या, दो से गुणा हो गया, हाँ भैया बिल्कुल। इसको मैं क्या कर सकता हूँ, दो गुणे पांच लिख सकता हूँ, बिल्कुल। अब उसके बाद इसमें आइए मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वाई, वाई नहीं होगा, टू वाई होगा, बराबर दो पचे दस। तो क्या ये नया समीकरण बन गया? हाँ बिल्कुल भैया वही बन गया। अब उसके बाद अब हमने तो इसको ऐसे कर लिया, यानी टू एक्स प्लस टू वाई बराबर दस हो गया। इस समीकरण को हमें इसके नीचे लिख देना है। क्या करना है, इसके नीचे। तो आइए लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर चार, टू एक्स माइनस थ्री वाई बराबर चार। क्या देखो यहाँ पर जो ये वाला था, ये x का गुणांक दो था, देखो यहाँ पर x का गुणांक ये वाला, x का गुणांक दो, यहाँ पर भी x का गुणांक दो बन गया। यानी कि एक हमने चर को बराबर कर दिया। दूसरा चर बराबर हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है, हमने किसी एक चर को बराबर कर दिया। क्या भैया हम y वाले को भी बराबर कर सकते थे? हाँ बिल्कुल, आपकी इच्छा है, आप चाहो तो y वाले को बराबर यहाँ पर कर सकते थे। जैसे यहाँ पर क्या है, प्लस का वन है, यहाँ पर माइनस का तीन, तो भैया इसमें मतलब मुझे माइनस तीन से मल्टीप्लाई करना पड़ता, तब वाई वाला बराबर होता। हाँ बिल्कुल आप कर सकते थे माइनस तीन से, लेकिन हमने एक्स वाले को बराबर किया है, तो आइए इससे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि हमें कुछ ऐसा करना है ताकि ताकि यहाँ पर जो है टू एक्स और यहाँ पर ये टू एक्स आपस में कैंसिल हो जाए। तो भैया यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको समीकरण समीकरण ये हमारा दो है और ये इसको अगर मैंने समीकरण तीन नाम दे दिया, ठीक, अगर मैं तीन में से समीकरण दो को घटाता हूं, ठीक है, ये जो समीकरण तीन है इसमें से मैं दो को घटाता हूं तो टू एक्स में से टू एक्स घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, या आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ भैया बिल्कुल, यानी कहने का मतलब एक्स वाला पद क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यानी कहने का मतलब यहाँ पर भैया कैसे घटेगा ये, आओ मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ। देखो तो यहाँ पर अब हम जब घटाते हैं तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, घटा देंगे इसको।
तो घटाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में से 2 को समीकरण 2 को घटाने पर तो आइए घटाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये जो समीकरण है इसको आइए घटा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं इसे पहला खींच देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर इसको कैसे घटाएंगे हम, लिख देता हूँ मैं फिर से इस वाक्य को। 2x प्लस 2y बराबर 10, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक, इन दोनों समीकरणों को मैंने लिख दिया। अब घटाना है। घटाने का मतलब ये है कि जब हम घटाते हैं तो चिन्ह बदल देते हैं। अब इस चिन्ह को हम क्यों बदलते हैं, आइए मैं आपको जैसे बता देता हूँ। जैसे चिन्ह को बदलने का मतलब क्या है, घटाने का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पर क्या लिखा गया है, जैसे हमने क्या लिख दिया, जैसे 2x है प्लस 2y बराबर 10। ठीक, अब इसमें से हम किसको घटा रहे हैं, जैसे सपोज मान लो, आप उसको छोड़ो, देखो यहाँ पर जैसे जैसे हमारे पास क्या है, कोई समीकरण है 2x माइनस 5y, उसके बाद हम घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं, 2x माइनस 3y। देखो यहाँ पर क्या है, 2x माइनस 3y को हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जब हम घटाते हैं तो क्या होता है, ये चिन्ह दोनों तरफ जाता है, क्योंकि ये गुणे में है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यहाँ पर क्या था, प्लस का 2x था। ठीक, अब यहाँ पर जब हम घटा रहे हैं तो ये माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस जब यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3y। अब यहाँ पर देखो, ये क्या था, प्लस का 2x माइनस का 3y, लेकिन जब हमने नीचे देखा, जब हमने जैसे ही घटाया तो क्या बन गया, माइनस का 2x प्लस का 3y, यानी चिन्ह क्या हो गया, बदल गया। तो वैसे ही हम भी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसको घटा देते हैं। तो जब हम घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, क्योंकि जब हम 2x में से 2x को घटाते हैं तो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये प्लस 2y है और ये प्लस 3y है। आप ये बिल्कुल भी समझने मतलब जो है गलती करने का मत प्रयास करिएगा कि यहाँ पर भैया माइनस है, ये वाला चिन्ह लिया जाएगा, ना कि ये वाला। अब इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है यानी प्लस का 2y प्लस का 3y, यानी 3 2 5y बराबर। अब ये क्या है, 10 में से 4 गया, ये माइनस का 4 है। ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर प्लस भले है लेकिन ये वाला लिया जाएगा तो यानी माइनस 4, 10 में से 4 गया 6। ठीक, तो y बराबर 5y बराबर 6 आ गया। तो क्या मैं 5 को उधर भेज दूं, हाँ बिल्कुल भैया। तो y बराबर क्या आ गया, 6/5। अब यहाँ पर देखो, एक टर्म को हमने विलुप्त कर दिया, इसी नाते ये हमारा कौन सा विधि हो गया, विलोपन विधि। अब जैसे ही हमने y का मान ज्ञात कर लिया, अब हम इसके जरिए क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मान हम या तो समीकरण 1 में रख दें या तो 2 में रख दें, हमें x का मान मिल जाएगा। तो आइए हम y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो आइए y का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अरे यार, ये तो मिट गया। यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, y का मान रख देता हूँ यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6/5 बराबर 5। अब इस 6/5 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 6/5। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, x बराबर एलसीएम लेंगे हम। ठीक है, तो एलसीएम में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 50 माइनस 6, तो ये 19/5। x का मान क्या आ गया, 19/5। ठीक है, इस तरीके से हमने सवाल को हल कर लिया। x का मान भी ज्ञात हो गया, y का मान भी। अतः x बराबर 19/5 व y बराबर 6/5 है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर उसके नीचे, मतलब यहाँ पर। ठीक,
तो यहाँ पर देखा आपने कैसे हमने पहले सवाल को अच्छे तरीके से विलोपन विधि से सॉल्व किया है, ठीक है। इसको क्या भैया प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते थे? बिल्कुल आप हल कर सकते थे। तो आइए अब हम 8वें उदाहरण पर चलेंगे और जब आप दूसरा सवाल करेंगे इसी विधि से तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इसको समीकरण 1 माना, इसको हमने 2 माना, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया कि इनमें से किसी एक पद को बराबर करना है यहाँ पर, ठीक है। किसी एक पद को, तो यहाँ पर देखो किसी एक पद के गुणांक को, जैसे यहाँ पर क्या है 2 है, तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है 2 बनाना है। अगर 2 हमें यहाँ पर बनाना है तो हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। अगर हमें y वाले पद को बराबर करना होता तो हम -3 से गुणा कर देते, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है ये -3 हो जाता तो आसानी से हम इस सवाल को हल कर लेते। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया है। आइए अब उदाहरण संख्या 8 पर चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है, ठीक। यानी कि दो व्यक्ति कुछ इस प्रकार से कमा रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि पहला व्यक्ति 9 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 7 रुपए कमा रहा है, ठीक। इस अनुपात का मतलब यही है। और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब क्या है? खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात 4:3। इसका मतलब ये है कि पहला व्यक्ति यदि 4 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति केवल 3 रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये है। तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचा लेता है, यानी कोई व्यक्ति है अगर 2,000 रुपए बचा लेता है, ये मतलब प्रत्येक व्यक्ति का मतलब वो जो दोनों व्यक्ति हैं, यानी ये पहला व्यक्ति भी और दूसरा व्यक्ति भी, ये दोनों के दोनों अपने जो मासिक आय है उसमें से 2,000 रुपए बचा लेते हैं प्रति महीना। यानी जो महीने का आय है, महीने की इनकम है उसमें से 2,000 बचा लेते हैं। तो इनकी मासिक आय कितनी होगी? हमें मासिक आय दिया नहीं है, अनुपात के रूप में कुछ दिया है, उनके खर्चों का अनुपात दिया है और कितना रुपए वो बचा लेते हैं वो हमें पता है। हमें मासिक आय ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आइए हम कुछ यहाँ पर इसका मतलब समझ लेते हैं। आखिर ये 9/7 क्या है? 9:7। इस 9:7 को मैं 9/7 लिख सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल भैया लिख सकते हो। अनुपात का मतलब होता है 9/7, ठीक। अब यहाँ पर देखो 9/7 यानी भैया पहला व्यक्ति अगर 9 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 7 रुपए। अगर पहला व्यक्ति 18 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कितना कमाएगा? ये 7 दूनी 14 रुपए, ठीक। अगर पहला व्यक्ति 9 त्रिक 27 रुपए कमा रहा है तो दूसरा व्यक्ति 21 रुपए कमाएगा। इस अनुपात का यही मतलब है, ठीक है। अनुपात में कभी फिक्स नहीं होता। यहाँ पर 900 भी हो सकता है, 9,000 भी हो सकता है, 700 भी हो सकता है, 7,000 भी हो सकता है क्रमशः, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए हम बटे वाले टर्म में एक चीज और ऐड करते हैं। यहाँ पर यदि मैं 9x/7x लिख दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि x और x कट जाएगा तो 9/7 वापस से आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्या पड़ गया, फर्क क्या आ गया कि 9x का मतलब है अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू कुछ भी रखता जाऊंगा, जैसे 1 रखा तो 9/7 आया, अगर 2 रखा x की वैल्यू तो 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, अगर मैंने 3 रखा 9 त्रिक 27, 7 त्रिक 21। हाँ भैया ये तो गजब चीज मिल गई। यानी कहने का मतलब 9:7 को क्या मैं 9x/7x लिख सकता हूँ? बिल्कुल भैया आप ये चीज लिख सकते हो। इस चीज को आप कुछ ऐसा ऐसा लिख सकते हो। अब अगर मैं ऐसा ऐसा यहाँ पर लिख सकता हूं तो इसको अब हमें सवाल में कैसे लिखना है? तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हल। तो सवाल में क्या क्या है? दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना दोनों व्यक्तियों की दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात की आय का अनुपात अनुपात मैं इधर ही लिख दूं क्या इसको? आइए मैं यहाँ पर एक सेकंड इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। ये जो है यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है। आय का अनुपात क्रमशः 9x व 7x है। अभी अभी तो हमने यहाँ पर देखा भैया कैसे ये हो गया। अभी अभी तो देखो भाई हमने यहाँ पर देखा, क्या देखा कि 9x पहले व्यक्ति का अनुपात हमने लिया है 9x, यानी पहला व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है? 9x रुपए कमा रहा है। और वहीं दूसरा व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है?
7x रुपए प्रति महीना कमा रहा है प्रति माह। ठीक, अब यहाँ पर हमने मतलब इस वाले चीज को बस इस तरीके से अलग अलग करके लिख दिया है, 9x व 7x। ठीक है, इस अनुपात वाली चीज को, क्योंकि हम x और y के रूप में लिखेंगे तभी हमारे पास समीकरण बनेगा और तभी हम इस सवाल को हल कर पाएंगे इस नाते। ठीक है, अब यहाँ पर आइए, दूसरी बात वो क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है कि उनके खर्चों का अनुपात 4:3। 4:3 का मतलब क्या है? क्या मैं इसको 4/3 लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल भैया, 4 दूना 8/6 हो जाएगा। यानी अगर पहला व्यक्ति 4 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 3 रुपए, पहला व्यक्ति 8 रुपए खर्च कर रहा है तो वो दूसरा व्यक्ति 6 रुपए खर्च करेगा। अगर वो 16 रुपए खर्च कर रहा है तो देखो, 4 चौके 16 तो 3 चौके 12 रुपए दूसरा व्यक्ति खर्च करेगा। अगर पहला व्यक्ति 400 रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 300 रुपए खर्च करेगा। क्या मैं इस चीज को 4y/3y लिख सकता हूँ? भैया x क्यों नहीं लिख सकते? हमने तो x इसको मान लिया है ना। अगर मान लो वो 900 रुपए खर्च कर रहा है तो हो सकता है कि वो केवल 4 धाम 40 रुपए ही खर्च कर रहा हो। तो यानी अगर मैं यहाँ पर 100 मान लेता हूँ x को, तो y को मैं 10 भी तो मान सकता हूँ, केवल 40 ही खर्च कर रहा हो तो। यानी इस पर अभी नहीं जाते, बस इतना आप ध्यान दे लीजिए कि ऑलरेडी हमने x मान लिया है तो अब हम इसको y मानेंगे। ठीक है, तभी हमारे पास दो समीकरण आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि जैसे पहला व्यक्ति अगर 4y रुपए खर्च कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 3y रुपए खर्च कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तथा दोनों, कॉमा का मतलब आप समझ जाइए कि दोनों व्यक्तियों के खर्चों का अनुपात, खर्चों का अनुपात क्रमशः, वैसे लिख देता हूं भाई, क्रमशः कितना है? 4y व 3y है। ठीक, अब इतनी बात जैसे ही हमने लिख दिया, अब आइए, अब हम यहाँ पर, क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ भैया मिटा सकते हो, अब मैं वो चीज समझ गया हूँ आप जो बस समझाना चाहते थे। ठीक है, तो अब उसके बाद देखो, खर्चों का अनुपात, अनुपात कहो या फिर यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों की आय क्रमशः इतना है। तो अनुपात हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ पर सीधा हमने आय लिखा है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? दो व्यक्तियों की आय क्रमशः। इस अनुपात का तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि अनुपात को ही तो हमने यहाँ पर बदला है, तो इसकी तो कोई वैसे विशेष जरूरत नहीं थी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे दिमाग में आया, अनुपात तो पहले ही लिख दिया था, अनुपात को हमने x के रूप में बदल दिया, तो अब यहाँ पर अनुपात की कोई बात ही नहीं। माना दो व्यक्तियों की आय क्रमशः 9x व 7x है, तथा दोनों व्यक्तियों की खर्चों, मतलब खर्चे, ठीक है, खर्चों अब यहाँ पर नहीं होगा, खर्चे क्रमशः 4y व 3y है। अरे जाने दो उसको। तो खर्चे क्या है? क्रमशः 4y व 3y है। अब इतना बात आपको समझ में आ गया? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सामान्य सा एग्जाम्पल लेकर के पूछता हूँ। सपोज दैट, जैसे राम, मान लीजिए कोई राम है, राम नामक व्यक्ति है, वो मान लीजिए 5,000 रुपए कमा रहा है महीने का। कितना कमा रहा है? 5,000। ठीक है, और वो अपने महीने में 5,000 रुपए कितना कमा रहा है? 5,000 रुपए कमा रहा है। और वहीं उसी जगह उसने एक महीने में 3,000 रुपए खर्च कर दिए। कितने रुपए खर्च कर दिए? 3,000 रुपए खर्च कर दिए। तो उसके पास कितना रुपए बचा? उसके पास कितना रुपए बचा, आपको ये बताना है। अगर भैया वो 5,000 कमा रहा है, 3,000 उसने खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचेगा? अगर मैं 5,000 में से 3,000 को घटा देता हूं, अगर मैं माइनस कर देता हूं, तो वही उसके पास बचेगा। यानी जैसे 5,000 रुपए थे उसके पास, उसने 3,000 अपने खर्च कर दिए, तो कितने बचेगा? तो भैया यहाँ पर बचेगा आपका 2,000। इतनी बात समझ में आई? नहीं, बचत का मतलब ये है कि एक महीने में व्यक्ति ने जितना कमाया, अगर उसमें से अगर मैं खर्च को घटा देता हूँ, खर्च को क्या कर देता हूँ? घटा देता हूँ, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? बचत। यानी उसने एक महीने में कितना बचाया, तो वही चीज सवाल में दिया गया है। अब मान लो यहाँ पर जो पहला व्यक्ति है कितना कमा रहा है? 9x। ठीक है, तो प्रश्नानुसार हम यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार देखो यहाँ पर पहला व्यक्ति कितना कमा रहा है? 9x कमा रहा है, क्योंकि व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? 9x है, तो 9x कमा रहा है। अब उसके बाद वो कितना खर्च कर रहा है? तो भैया 4y खर्च कर रहा है। अगर वो 9x कमा रहा है पहला व्यक्ति और 4y खर्च कर रहा है, और सवाल में क्या कहा है कि बचत,
यहाँ पर क्या कह रहा है 2000 रुपए बचा लेता है। कितना बचा लेता है 2000 रुपए। यानी कि वो अगर 9x कमा रहा है 4y खर्च कर रहा है, तो 9x में से अगर मैं 4y घटाता हूं तो वो 2000 रुपए क्या कर लेता है बचा लेता है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, दूसरे व्यक्ति पर। अगर दूसरा व्यक्ति 7x हर महीने कमा रहा है, ठीक आय 7x कमा रहा है और वहीं पर कितने खर्च कर रहा है 3y खर्च कर रहा है, तो उसके पास कितने बच रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के पास 2000 यानी इसके पास भी 2000 रुपए बच रहे हैं। यानी कि अब हमारे पास देखो दो समीकरण तैयार हो गया। अब मैं इस चीज को आपको सबसे पहले फिर से समझा देता हूं मैंने क्या किया सवाल में। हमने सबसे पहले इस अनुपात का मतलब आपको समझाया, यानी कि पहला व्यक्ति अगर 9 कमा रहा है 9 रुपए, दूसरा व्यक्ति 7 रुपए, तो क्या अभी तो हमें पता नहीं कितने रुपए कमा रहा है, तो मैंने 9x मान लिया और 7x मान लिया। ठीक, दोनों व्यक्तियों की आय, पहला व्यक्ति 9x, दूसरा व्यक्ति 7x कमा रहा है। फिर उनके खर्चों का आय हमने देखा, तो 4y अगर वो खर्च कर रहे हैं, पहला व्यक्ति अगर 4y खर्च कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति 3y खर्च करेगा। ठीक, अगर मैं कुल आय में से एक खर्च को निकाल देता हूं तो हमारे पास बचत मिलता है, यानी कितना रुपए बचा है, शेष बचा हुआ रुपए 2000 है। अगर मैं कुल आय में से उनके खर्चों को निकाल देता हूं, दूसरे व्यक्ति के खर्च को निकाल देता हूं, तो उसके पास बचा हुआ रुपए कितना है 2000। ठीक, वही हमने लिखा और हमारे पास दो समीकरण बनकर के तैयार हो गया। ये चीज आपको थोड़ा सा अगर एक बार वीडियो को आप फिर से देखोगे या फिर खुद से प्रैक्टिस करोगे तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाओगे। ठीक, तो आइए अब आगे हल करते हैं इसको। यहाँ पर अब आप जैसे पहुंचे, एग्जाम में आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे आप ग्राफी विधि से हल करिए, चाहे आप विलोपन विधि से हल करिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से। लेकिन हम विलोपन विधि पढ़ रहे हैं तो इस सवाल को हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि का मतलब क्या होता है भैया, यहाँ पर जैसा कि आपने समझाया कि x का गुणांक अगर 2 है, या तो हम x का गुणांक बराबर करेंगे दोनों समीकरणों में, या तो हम y का गुणांक बराबर करेंगे। किसी एक का गुणांक हमें बराबर करना है, या तो इसका या तो इसका। क्या भैया इसका कर सकते हैं, ये तो भैया अचर पद है तो इसको जाने दो, केवल हमें चर पद पर ही बात करनी है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक चर को हमें विलुप्त करना है, ना कि अचर को। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो अब इसको हमें बराबर करना है या फिर इसको, तो यहाँ पर भैया ये 7 और 9 को बराबर करने में प्रॉब्लम होगा अगर मैं 3 और 4 को बराबर कर दूं। तो 3 और 4 को कैसे बराबर होगा, तो भैया ये तो 3 है ये तो 4 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप सोचो सोचो आप क्या कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर क्या क्या मैं यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 4 से गुणा कर दूं दोनों तरफ, ठीक, ऐसे ऐसे, तो कोई प्रॉब्लम। यानी कहने का मतलब क्या है भैया, आप कहना क्या चाहते हो, अगर मैं 3 से गुणा करता हूं इसमें तो क्या हो जाएगा, ये 3 चौक 12 यानी माइनस का 12y बन जाएगा। समझ पा रहे हो, यानी ये 3 चौक 12 ये माइनस का 12y, अगर मैं इसको इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 तिहाई 12 क्या माइनस का 12y बनेगा, यानी ये दोनों क्या हो गए बराबर। इसको भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है हमें, कुछ भी बने, यानी 9 9 त्रिक 27x बन रहा है, ये 7 चौक 28x, इससे मतलब नहीं, हमें इस पर ध्यान देना है। देखो यहाँ पर क्या हुआ माइनस का 12y हुआ, इसको जब मैंने इसमें गुणा किया तो माइनस का 12y। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं एक चीज आपको समझाना चाहूं, जैसे मान लेते हैं पिछले सवाल में जब हमने पिछला सवाल हल किया यहाँ पर, तो ये 2x था, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे चल जाता था, मतलब आसानी से हो गया। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप सोचो, अगर मैं यहाँ पर A1 पॉइंट पॉइंट से मल्टीप्लाई करेंगे प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, कर तो सकते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन जब हम दशमलव से गुणा करेंगे तो प्रॉब्लम होगा। तो इतना आप ध्यान दे लीजिए, जैसे यहाँ पर 4 और 3 दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले से। ऊपर क्या लिखा है 4 लिखा है, तो दूसरे में हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से। अब नीचे वाले में 3 लिखा है तो हम ऊपर वाले में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। यानी ऊपर वाला जो लिखा है उसको हमने नीचे वाले में गुणा कर दिया, नीचे जो लिखा है उसको हमने ऊपर गुणा कर दिया। क्या भैया ये चीज इस वाले में भी अप्लाई होगा, इस वाले में, हाँ बिल्कुल, आप चाहे तो कर करके देख लो। 9 को अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूं, अगर यहाँ पर 9 है, x का गुणांक कितना है 9 है, तो इसमें हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है, तो इसमें अगर हमने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो 9 7 63 9 7 63। हाँ यार भैया ये तो आपने एकदम अच्छा तरीका बता दिया। तो ये तरीका अगर आप ध्यान दोगे तो फटाक से कर पाओगे। ठीक, तो आइए यहाँ पर अब क्या करते हैं, तो हमें यहाँ पर दो चीजें लिखनी होंगी, तो कौन सा मैं पद विलुप्त करूं,
तो भैया ये वाला कर दो, क्योंकि ये छोटा है, यहाँ पर 4 से गुणा करना है, यहाँ पर 3 से करना है, यहाँ पर 4 से। तो मैं क्या लिखूंगा, समीकरण एक में, समीकरण एक है तो एक में इससे गुणा करना है 3 से, व समीकरण दो में, ये दूसरा समीकरण है, किससे मल्टीप्लाई करना है, 4 से। समीकरण व समीकरण दो में 4 से गुणा करने पर, अब जैसे ही हमने ये लिखा, अब आइए गुणा कर देते हैं फटाफट से। अगर मैं 3 से गुणा करता हूं इसमें, तो हर जगह हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर रफ वर्क में मैं लिख देता हूँ, रफ में आपको ऐसे कर लेना है। 3 से अगर आप गुणा करते हो, जैसे मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके सामने, स्टेप बाय स्टेप करूँ या फिर चलो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। जैसे 3 से हमें गुणा करना है इस समीकरण में, 9x माइनस का 4y बराबर 3 से गुणा करना है इस तरफ भी, क्योंकि दोनों तरफ हमें करना होता है। जैसा कि मैंने पिछले सवाल में कहा था, तो दोनों तरफ आपको 3 से करना है। इस तरफ भी मैंने कर दिया, उस तरफ भी। अब ये क्या हो जाएगा, 3 नवा 27x माइनस 3 चौक 12y बराबर 3 दूनी 6000। अब क्या मैं इस चीज को ऐसा ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो, गुणा करने के बाद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27x माइनस 12y बराबर 6000। अब इसको भी आइए किससे मल्टीप्लाई करना है, समीकरण दो को 4 से। तो आइए इसमें 4 से गुणा कर लेते हैं। तो यहां पर मैं 4 से गुणा करता हूं, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है 7x माइनस 3y बराबर 4 से गुणा करेंगे, 4 गुणे 2000। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 सत्ते 28x माइनस 4 तिहाई 12y बराबर 4 दूनी 6000। तो क्या मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा ये हमारा, 28x माइनस 12y बराबर 6000। अब हमारे पास देखो यहाँ पर दो समीकरण बन करके और तैयार हो गया। इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, 4। ठीक। तो आइए अब अगले पेज पर हल करते हैं। इसको क्या मैं मिटा दूं, हाँ भैया बिल्कुल आप मिटा सकते हो। अब आइए अगले उस पर चलते हैं। कॉपी कर लिया मैंने इसको, और इस चीज को मैं यहाँ पर रहने देता हूँ। ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, ऊपर लेकर के जाता हूँ। ये समीकरण 3 है और ये 4, हमारे पास यही समीकरण मिला। अगर आप पीछे अगर ध्यान से देखो, यही समीकरण मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि देखो, अब विलोपन विधि यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं हम। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बराबर है ये दोनों, इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे और ये कट जाएगा आपस में। तो घटा देते हैं आइए। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण, एक सेकेंड इसको मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। समीकरण तीन में से, तीन में से 4 को घटाने पर, तो अब इसमें से इसको हमें घटाना है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको मैं सीधा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक। यानी ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। तो समीकरण 3 में से 4 को घटाना है। घटाने का मतलब ये है, माइनस का चिन्ह पूरे में जाएगा। जब पूरे में जाएगा तो कैसा हो जाएगा, ये प्लस है, क्या है, प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस। ये माइनस है तो ये प्लस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। जैसा कि मैंने कहा था, चिन्ह बदल जाता है घटाने के बाद। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो क्या 27 में से अगर 28 जाएगा तो कितना आएगा, एक बचेगा। 27 में से 28 गए, एक। लेकिन 28 वाला चिन्ह लगे, क्योंकि बड़ा वाला चिन्ह लगता है, तो माइनस का एक है। अब ये क्या है, प्लस का 12y है, ये माइनस का 12y, ये कट जाएगा, हाँ भैया बिल्कुल बराबर। अब यहाँ पर क्या है, 6000 है, ये माइनस का 6000।
ठीक। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ मैंने कर दिया है। यहाँ पर देखो एक गड़बड़ी मुझसे हो गई है। देखो यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 4 से, तभी तो यहाँ पर 7 चौक 28x 12y। तो यहाँ पर जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 8000। ठीक। ये कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा, 8000। ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 8000। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 8000 आ जाएगा। यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, 8000, ये 8000, ये प्लस का 8000। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6000 में से अगर मैं 8000 घटाता हूं तो क्या बचेगा, 2000 आएगा। क्या आएगा, 2000। लेकिन लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह साथ में रहेगा, क्योंकि बड़ा वाला मतलब जो बड़ा अंक होता है उसके साथ वाला जो चिन्ह होता है वही लगाया जाता है। ठीक। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या बचा, x बराबर 2000। अब x का मान हमने जैसे ही ज्ञात कर लिया, जैसे ही हमने x का मान ज्ञात कर लिया, अब इस x का मान हम या तो इन दोनों समीकरण में रख सकते हैं, या तो हम इस वाले समीकरण में रख दें। तो हम समीकरण 2 में रख देते हैं x का मान। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए x का मान हम फटाफट से समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 हमारे पास यहाँ पर है, 7x माइनस 3y बराबर 2000। 7x माइनस 3y बराबर 2000। अब यहाँ पर देखो x का मान क्या है, 2000। तो इसमें मैं क्या रख सकता हूँ, x की जगह पर 7 ब्रैकेट में 2000 माइनस 3y बराबर 2000। ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14000। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरफ मैं लिख सकता हूँ 14000 माइनस का 3y बराबर का 2000। हमने क्या किया, इसको गुणा कर दिया, ये 14000 बन गया, माइनस 3y बराबर 2000, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये प्लस का है उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 3y बराबर 2000 माइनस 14000। ठीक। अब यहाँ पर 14 में से 2 गया, 12000, लेकिन बड़ा वाला चिन्ह लगेगा, बड़ा वाले अंक के सामने वाला, तो माइनस बच जाएगा, माइनस का 3y। अब क्या यहाँ पर माइनस से माइनस कट जाएगा, जी गुरुजी माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो गया, 12000। तो क्या यहाँ पर y की वैल्यू, 3 उधर बटे में जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 से अगर मैं इसको काट दूं तो क्या हो जाएगा, 4000 बचेगा। तो यानी कि y की वैल्यू 4000 है और x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2000। x और y की वैल्यू हमने जैसे ही फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमारे सवाल में क्या पूछा है, सवाल में पूछा तो उनकी मासिक आय ज्ञात करना है। यानी पहले व्यक्ति की मासिक आय और दूसरे व्यक्ति की मासिक आय हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर देखो व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः 9x व 7x है। ठीक। तो क्या मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूं, अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय, यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, अतः दोनों व्यक्तियों की मासिक आय क्रमशः क्या है, पहले वाले में क्या था, 9x। तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 2000 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18। ठीक। यहाँ पर अगर मैंने 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया, x की जगह पर मैंने क्या रखा, 2000, तो 18000 रुपए है। यानी पहला व्यक्ति 18000 रुपए कमा रहा है। ठीक। ये पहले व्यक्ति का है। और दूसरे व्यक्ति का कितना है, 7x था। ठीक। तो 7x की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, 2000। तो 7 दूनी 14000 रुपए दूसरा व्यक्ति कमा रहा है। ठीक है। यानी पहला व्यक्ति 18000 रुपए व दूसरा व्यक्ति 14000 रुपए कमा रहा है। उन दोनों की आय हमने लिख दिया, 18000 व 14000। क्या भैया हमें खर्चों के बारे में लिखना है, नहीं, क्योंकि सवाल में पूछा ही नहीं है। आप नीचे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, तो लेकिन सवाल में पूछा ही नहीं तो क्या मतलब है। ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर साफ शब्दों में मैं कहूं तो यही हमारा क्या है, ओवरऑल आंसर है इस सवाल का। ठीक। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ANS। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को हल कर लिया।
उदाहरण संख्या 8 को। आइए उदाहरण संख्या 9 पर चलते हैं बिना किसी देरी के। बहुत आसान सा सवाल है। पहला उदाहरण ही बहुत इन्होंने कठिन दे दिया था इस एक्सरसाइज का। इसीलिए मुझे पहले वो सवाल फिर ये अरे मुझे झाम हुई भाई। चलो उदाहरण 9 करते हैं। उदाहरण 9 क्या कह रहा है सवाल? विलोपन विधि का प्रयोग करके। किस विधि का? विलोपन विधि। यानी कहने का मतलब विलुप्त होने वाली विधि का प्रयोग करना है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म के सभी संभव हल ज्ञात कीजिए। इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं बिना किसी देरी के। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? समीकरण सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी समीकरण लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 2x प्लस 3y बराबर 8 समीकरण 1, 4x प्लस 6y बराबर 7 समीकरण 2। और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि एक सेकंड इसको मिटा दूं। पूरा मिट जाएगा क्या? तो यहाँ पर मैं अरे क्या कर रहा हूँ मैं भी। क्या आपको दिखाई दे रहा है? हाँ भैया बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 8, 4x प्लस 6y बराबर 7 समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें हमें क्या करना है भैया? हम क्या करते थे? या तो x वाले पद को बराबर करते थे या तो हम y वाले पद को बराबर करते थे। तो यहाँ पर मैं फिर से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वहां पर सही से नहीं लिखा है। 2x प्लस 3y बराबर 8 समीकरण 1, 4x प्लस 6y बराबर 7 समीकरण 2। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या करना है? या तो हमें इसको 4 बनाना है या तो हमें इसको 6 बनाना है। तो यानी कहने का मतलब ये है, आओ x वाले को बराबर करते हैं। x वाले को बराबर करने के लिए भैया यहाँ पर अगर 4 बनाना है इसको तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर? हाँ बिल्कुल, समीकरण 1 में 2 2 से गुणा करने पर। तो इसमें तो आइए 2 से गुणा कर देते हैं फटाफट से। तो 2 से गुणा करेंगे तो सब में होगा, दोनों तरफ होगा। तो 2 इसमें जब 2 से गुणा करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस इसमें जब 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6y बराबर, इसमें 2 से करेंगे तो 2 8 16। ठीक, इसको मैंने समीकरण 3 नाम दे दिया। अब इस समीकरण 2 को वापस से उतार लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 4x ऑलरेडी है। तो 4x प्लस का 6y बराबर 7। ये समीकरण 2 पहले से ही था। अब यहाँ पर देखो, 4x है, ये 4x है, क्या हमें ये प्लस का 4x, ये भी प्लस का 4x। तो अगर मैं इसमें से इसको घटा देता हूँ, यानी 3 में से अगर मैं 2 को घटा देता हूँ तो हमारे पास वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए हम घटा देते हैं यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे हम? समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर आइए हम लोग घटा देते हैं। अरे क्या किया? घटाने पर, घटाने, हाँ, तो आइए घटा देते हैं। इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? इसको हमें लिखना पड़ेगा वापस से। मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे करके कॉपी कर लूंगा डायरेक्ट। आपको वापस से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। ये भैया प्लस का था माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये क्या है? प्लस का है, ये माइनस का, यानी सभी जगह माइनस। तो घटा दिया हमने। तो 4 में से 4 जाएगा तो कितना होगा? कट जाएगा भैया, 0 आ जाएगा। 6 में से 6 जाएगा, कितना हो जाएगा? कट जाएगा भैया, ये तो ये भी कट गया, यानी ये भी 0 प्लस 0 बराबर क्या आ गया? 16 में से 7 जाएगा, माइनस का चिन्ह है, 16 में से 7 गया। 16 में से 7 गया 9। लेकिन भैया चिन्ह माइनस का लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि माइनस का नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बड़ा वाले के सामने प्लस है, तो ये वाला चिन्ह आएगा, तो यानी प्लस का 9। तो क्या यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्या लिख सकता हूँ? क्या यहाँ पर मैं 0 बराबर 9 आ गया? सवाल में 0 बराबर 9 आ गया। ये देखो, ये वही तो मैंने लिखा है, 0 प्लस 0 बराबर 0 बराबर प्लस का 9। तो क्या 0 बराबर 9 संभव है? क्या 0 बराबर 9 संभव है? आप कहोगे भैया यहाँ पर जो है, चूंकि यह संभव नहीं है, नहीं है,
अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। याद करो हमने प्रश्नावली 3.2 में क्या लिखा था कि जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, जैसे इक्वल टू नॉट इक्वल टू है, तब क्या होगा, यह संभव नहीं है क्योंकि भाई जीरो बराबर प्लस का 9 कभी हो ही नहीं सकता। तो जब ये संभव नहीं है तो वहां पर क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। अगर अगर उसी जगह पर अगर जैसे सपोज भैया जीरो बराबर जीरो होता या फिर 9 बराबर 9 होता, तो ये दोनों तो संभव हैं, तो उस जगह पर हम क्या लिखते, उस जगह पर हम लिखते हैं अतः दिया गया समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे। अगर बराबर हैं तो यानी ये संभव है, अगर ये संभव है तो यानी ये इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर अगर ये बराबर नहीं है, जैसे यहाँ पर क्या गया 19 बराबर 9, तो क्या ये संभव है, नहीं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं है। इतनी बात आपको ध्यान देनी है। तो इस तरीके से हमने 9वां उदाहरण कर लिया। अब आइए 10वें उदाहरण पर चलते हैं। तो आइए अब 10वें सवाल को बिना किसी देरी के हल करते हैं। उदाहरण संख्या 10 क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग ठीक 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि संख्याएं ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या यहाँ पर एवं उस अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो यानी दो अंकों की संख्या है, एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। तो यहाँ पर हमने क्या कह दिया, यहाँ पर हमने लिख दिया सवाल के अनुसार। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है कि जैसे हमने क्या मान लिया, दो अंकों की एक संख्या है। दो अंकों की एक संख्या का मतलब सपोज यहाँ पर हमने क्या मान लिया, तो यहाँ पर आइए हम उदाहरण संख्या 10 को हल करते हैं सबसे पहले। तो क्या कहा जा रहा है, तो बिना किसी देरी के उदाहरण संख्या 10 पर आते हैं। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्याएं कितनी हैं। तो सवाल में सबसे पहले क्या कहा है, दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या का मतलब क्या है, जैसे दो अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 99 हो गया, 18 हो गया, 28 हो गया, 17 हो गया, 26 हो गया, ये दो अंकों की संख्या है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। सपोज हमने उदाहरण के तौर पर मान लिया कोई दो अंकों की संख्या क्या है, 14 है, ठीक, क्या है 14। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसके अंकों को उलटने पर, अगर मैं 14 को उलट देता हूं, अगर मैं उलट देता हूं, उलटने पर क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 1। इतनी बात समझ में आई भैया, कहने का मतलब आप क्या कहना चाहते हैं फिर से समझाइए। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई संख्या दो अंकों की है, ये 14 हमने मान लिया, ठीक। एक बार उदाहरण के तौर पर मान लो आप, उसके उलटने पर, अब जब आप इसको उल्टोगे तो क्या हो जाएगा, 14 क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा, जैसे 56, 65, 54, 45, ठीक, इस तरीके से। तो मैं इसको मिटा देता हूं, बस इस पर आप ध्यान दीजिए। यानी कि हमने क्या किया, दो अंकों की संख्या थी उसको उलट दिया, और इन ये जो दोनों संख्याएं हमारे पास हैं, ये उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कि ये जो हमारे पास ये पहली संख्या है और उसके बाद उलटने पर बनी संख्या को अगर मैं जोड़ता हूं, क्या करता हूं, जोड़ता हूं, तो हमें क्या मिलता है, 66 मिलता है। क्या मिल रहा है, 4 1 5 नहीं मिल रहा है, 4 1 5 नहीं मिल रहा है, ठीक। अगर मान लो मिल भी गया भी तो मैंने कोई वैसा ही उदाहरण लिया है बस आपको समझाने के लिए। हमें कोई ऐसी संख्या ढूंढनी है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्या ये क्या है, ये हमारे पास क्या है, ये इकाई का अंक है, हाँ भैया बिल्कुल ये तो पता ही है। ये क्या है, दहाई अंक है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ, इकाई का अंक मैं x मान लेता हूँ और दहाई का अंक y मान लेता हूँ, ठीक। तो ये किस रूप में बन जाएगा, एक्स वाई और वाई एक्स के रूप में बन जाएगा, ठीक। तो आइए इसको हम सवाल के अनुसार मान लेते हैं। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, हल माना, क्या मानेंगे,
मानेंगे कि इकाई का अंक बराबर x। जैसे यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 14 था, इकाई का अंक हमने क्या मान लिया, x मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, y। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इकाई का अंक x है और दहाई का अंक क्या है, दहाई का अंक बराबर y। ठीक, अब जैसे ही हमने इकाई का अंक x माना, दहाई का अंक y माना, तो वह संख्या क्या होगी, जो पहली संख्या, एक संख्या है ना, तो संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे भैया यहाँ पर 14 था, ये हमारा दहाई है और ये हमारा इकाई है। ठीक, ये हमारा क्या है, दहाई, ये दहाई और ये इकाई। तो कहने का मतलब दहाई हमारा हमने y माना है, दहाई तो y हमने लिख दिया, इकाई हमने क्या माना है, x माना है तो x लिख दिया। तो ये हमारे पास संख्या प्राप्त हो गई। लेकिन जैसे ही हमने ये चीज लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ, y इंटू एक्स, वाई गुड़े x। लेकिन हमें y गुड़े x नहीं लिखना है, हमें यहाँ पर क्या लिखना है, हमें इसको इस तरीके में ऐसे लिखना है ताकि ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से दो अंकों की संख्या बने। अब सपोज मान लो जैसे हमने y की जगह पर जैसे 1 आ गया, x की जगह पर 2 आ गया, तो 2 एकम नाम 2 ही आया, क्या ये दो अंकों की संख्या है, नहीं है। तो यानी कि इस तरीके से हमें इसको नहीं लिखना है। कैसे लिखना है ये समझाते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 और 1 है, ये जो एक हमारे पास है, इसको मैं 1 गुणे 10 लिख सकता हूँ। अभी मैं आपको समझाता हूँ, प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 1। इसका मतलब क्या है भैया, अब देखो आप इसको जब हल करोगे तो आपको यही मिलेगा, चाहे तो करके देख लो, 10 एकन्नम 10, यानी क्या आ गया 10, प्लस 4 एकन्नम 4, 10 प्लस 4 14। तो क्या ये इसी के बराबर आ गया। तो अगर मैं उलट करके एक बार आप देख लो, अब इसको अगर मैं कैसे लिखना है, मुझे इसी के रूप में ऐसे लिखना चाहता हूं मैं ऐसे, तो ये क्या था, 1 गुणे 10, तो क्या मैं इसको 4 गुणे 10 लिख सकता हूँ, हाँ भैया लिख सकते हो, प्लस ये क्या है, 1 गुणे 1, क्योंकि ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक यानी 1 से मल्टीप्लाई, दहाई है 10, दहाई था 10 हमने गुणा किया, इकाई था 1 किया, दहाई था 10 से गुणा किया, इकाई है 1 से गुणा किया। अब जैसे हमारे पास 28 आ गया, तो यहां पर इसको मैं क्या लिखूंगा, ये दहाई वाला अंक है 2, तो 2 गुणे 10, प्लस इकाई वाला अंक 8 है, तो क्या मैं 8 गुणे 1 लिख सकता हूँ, हाँ भैया बिल्कुल। ठीक, अगर 82 है आपके पास, 82, तो मैं यहाँ पर इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, दहाई का अंक है 8, तो 8 गुणे 10, प्लस इकाई का अंक क्या है 2 है, तो 2 गुणे 1। ठीक, जैसे 33 है या 35, ठीक, तो दहाई का अंक कितना है, दहाई का अंक आपका है 3 गुणे 10, प्लस इकाई का अंक क्या है 5 गुणे 1। अब इसको गुणा करके आप चाहो तो देख लो, 10 तिहाई 30, प्लस 5 एकन्नम 5, 30 प्लस 5 35। ठीक, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। इसका मतलब आप समझो पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकता, इस रूप में हमें लिखना है, इस रूप में, क्योंकि हमने दहाई के अंक को y माना है, इसको हमने x माना है, लेकिन हम इस चीज को ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसको लिखने के लिए का तरीका क्या हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, दहाई का अंक सपोज, ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y गुणे 10, क्या हो जाएगा, y गुणे 10, प्लस इकाई का अंक क्या है, x है, x गुणे 1। इतनी बात समझ में आई, हाँ भैया आप समझ में आ गया। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 गुणे y यानी 10y, x गुणे 1 यानी प्लस x का नाम x यानी 10y प्लस x। इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ भैया आप लिख सकते हो। फिर से समझो मेरे कहने का मतलब, जैसे हमारे पास क्या है 38, ठीक, ये क्या है, दहाई का अंक, 3 गुणे 10, अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो y गुणे 10 लिख सकता हूं, हाँ भैया बिल्कुल, प्लस अगर ये क्या है 8 गुणे 1, ये क्या हो जाएगा, x गुणे 1, तो वही चीज तो मैंने यहाँ पर लिखा है, और उसके बाद इसको मैंने क्या किया, 10y हो गया, x का नाम x यानी x। तो यानी कि ओवरऑल मैंने इस चीज को इस तरीके से लिख दिया। अब इस तरीके से लिखने का सिर्फ इतना सा मतलब है, क्या मैं उसी चीज को ऐसे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, हाँ भैया आप डायरेक्टली उस चीज को ऐसे लिख सकते हो। यानी वो संख्या क्या है, 10y प्लस एक्स, यानी दहाई का अंक यानी 10 से गुणा हम करेंगे, यानी 10y प्लस एक्स, इकाई का अंक 1 से गुणा, दहाई का अंक 10 से। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो अब हम आगे क्या लिखेंगे, अंकों
को उलटने पर बनी संख्या। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटना मतलब ये है कि अब ये हमारा दहाई हो गया, ये इकाई। जैसे हमारे पास क्या था 40, जैसे हमने अभी क्या माना था 14 और 41, ठीक। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 × 10 + 4 × 1, ठीक। हाँ भैया बिल्कुल लिख सकते हो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 × 10 + 1 × 1, ठीक। तो अब इसका कहने का मतलब ये है कि इस वाले चीज को मैंने ऐसा ऐसा लिख दिया, तो इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, अगर ये x है हमारा, क्योंकि ये क्या है देखो, 4 बराबर x है, 1 बराबर y। तो 4 की जगह पर अगर मैं x रखता हूं तो क्या हो जाएगा, x × 10 प्लस y × 1। यानी हमने क्या कर दिया, उलट दिया। यानी जहां पर y था वहां पर x हमने कर दिया, जहां पर x था y। देखो वैसे ही 10 एकम 10x प्लस y, दिख रहा है कि नहीं। x की जगह पर y हमने, जैसे y की जगह पर x लिख दिया, x की जगह पर y, बस इतना सा काम हमने किया है, ठीक है। तो अंकों को हमने क्या कर दिया, उलट दिया। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये हमें प्राप्त हुई। अब यहाँ पर आप समझो मैं क्या कह रहा हूँ, संख्या हमारा 10y + x था, उलटने पर बनी संख्या 10x + y हो गया। बस इतना सा हमने किया है और इसमें से कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं दिया है, ठीक। अब जैसे ही ये चीज हमने लिख दिया, ठीक, इसका मैंने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया, इस वाले कलर से यही रहने देता हूँ। अब यहाँ पर हमारे पास संख्या आ गई, संख्या को लुटने पर बनी संख्या। अब सवाल में जो कह रहा है अब वही हमें लिखना है, तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जब ये संख्या वाली सवाल आए तो आप ध्यान दीजिएगा कि यही हमें 4 लाइन लिखना है। पहली लाइन इकाई का अंक, दहाई का अंक, फिर वो संख्या उलटने पर बनी संख्या, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, तो यहाँ पर इकाई का अंक बराबर x है, ठीक। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर अब प्रश्नानुसार यानी सवाल में जो कहेगा उस अनुसार से हमें करना है। दो अंकों की संख्या एवं उसके उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी कहने का मतलब जो ये संख्या है, ठीक, क्या है, 10y + x, और उलटने पर बनी संख्या यानी 10x + y, बराबर है किसके, 66 के। अगर हम इसका योग करते हैं तब, फिर से समझो सवाल में क्या लिखा है, जो हमारे पास ये संख्या मिली है, ये वाली संख्या, और उसके उलटने पर बनी संख्या यानी ये वाली संख्या। अगर मैं इन दोनों संख्या का योग, योग यानी जोड़, जैसा कि मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये संख्या लिखा है और ये संख्या, यानी कि वो संख्या हमने लिखा, उलटने पर बनी संख्या का योग हमने क्या कर दिया, जोड़ कर दिया। तो हमें क्या मिल रहा है, 66 नहीं 60 मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 60, 66 सॉरी, योग क्या है 66, तो 66 हमने लिख दिया। इसको मैं मिटा सकता हूँ, हाँ भैया मिटा सकते हो। अब आगे, आगे क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं संख्या के अंकों का अंतर करता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, x - y = 2, ठीक। अब इस चीज को हमें हल करना है और ज्यादा सही तरीके से। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा 10y, ये प्लस y यानी 11y, प्लस ये 10 एक 11x = 66। अब मैं अगर 11 से मल्टी मतलब डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा, y + x = 6। इसको जब हम 11 यहां से कॉमन करेंगे, 11 यहां से, तो y + x = 6 हो जाएगा। और ये कुछ इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हमारे पास दो समीकरण है। तो इसको मैं जूम आउट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास ये समीकरण, इसको मैंने नाम दे दिया 1, इसको मैंने नाम दे दिया 2। अब देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्या है, x + y = 6 है, x - y = 6। तो हम क्या करेंगे आपको पता है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, अब यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, आइए जोड़ते हैं। तो क्या है, x + y = 6, x - y = 2। भैया आपने इसको जोड़ा क्यों, जोड़ने से क्या होगा, ये कट जाएगा,
जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, तो x ये प्लस का x माइनस का y से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x बराबर 6 2 8। x बराबर क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, x बराबर क्या आ गया मेरे भाई 4। अब जैसे ही x बराबर 4 आया तो इसका मान हमने समीकरण 2 1 में रख दिया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y प्लस एक्स बराबर 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x का मान 4 है तो y प्लस 4 बराबर 6। y बराबर क्या आ जाएगा 2। y बराबर क्या आ गया 2। x बराबर 4 व y बराबर 2। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी मेरे मित्र। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर जगह है नहीं मेरे पास, तो एक मैं नया पेज ले लेता हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, अतः वह संख्या संख्या क्या है 10y प्लस एक्स। अब यहाँ पर y का मान और x का मान जैसे ही मैं रखूंगा, तो y का मान क्या है 2 है, x का मान क्या है 4 है। तो क्या हो जाएगा 10 दूना 20 प्लस 4 24। तो वो संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो क्या मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वह संख्या क्या है हमारे पास 24 है। और यहाँ पर क्या है उलटने पर बनी संख्या, उलटने पर बनी संख्या, जब इसको हम उलट देंगे तो क्या बन जाएगा 42। और यहाँ पर देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर इसको सॉल्व करोगे ना, अगर x का मान 4 रखोगे 10 चौक 40, 2 रखोगे 40 2 42, वैसे पे भी 42 आ रहा है, उलटने पर बनी संख्या 42। यानी कहने का मतलब, और इसका योग 62 के 66 के बराबर होगा। 24 प्लस 42 करोगे 66 आएगा, यानी यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ANSWER। इस तरीके से हमने 10वां उदाहरण भी अच्छे से सॉल्व कर लिया। हमने क्या किया, सवाल में इकाई का अंक माना, दहाई का अंक माना, वो संख्या एक्स वाई या फिर वाई एक्स नहीं होगी, हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा 10y प्लस एक्स 10x प्लस वाई। ठीक, क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप जान रहे हो अगर वाई एक्स एक्स वाई लिखेंगे तो मल्टीप्लाई के रूप में होगा, ना कि इकाई और दहाई के रूप में। तो अब इसको हमने क्या किया, जोड़ दिया, इन दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा, वो संख्या और उसको उलटने पर बनी संख्या को जब हमने जोड़ा तो 66 के बराबर था, जैसा कि सवाल में कहा। फिर उन दोनों संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई 2 के बराबर, मतलब 2 के बराबर है, जैसा कि यहाँ पर कह रहा है। तो ये समीकरण 2 हमने मान लिया। इसको हमने हल किया, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमने समीकरण 1 व 2 को जोड़ा, सॉल्व किया, x और y का मान निकाला, उसमें पुट किया, संख्या और उलटने पर बनी संख्या हमें यहाँ पर प्राप्त हो गई 24 व 42। इस तरीके से हमने 10वें उदाहरण को सॉल्व कर लिया है। अब अगले क्या कहते हैं लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.3 के सभी सवालों को हल करेंगे। पहला सवाल मैंने हल कर दिया है, फिर भी मैं अगले लेक्चर में इस सवाल को पुनः से हल करूंगा, फिर दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से हम बाकी के सवालों को अगले लेक्चर में हल कर देंगे। ठीक है, और जाने से पहले यदि आप शतक 2027 बैच में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं 9598509664 पर, और ये चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाएंगी। और इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।